हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पहले पार्ट के साथ। इससे पहले मैंने जून से लेकर नवंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, उसका भी मैंने जून से लेकर अक्टूबर मंथ तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और वहां पर भी नवंबर मंथ चल रही है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हमेशा शुरू करने से पहले हम एक पहले मैप क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज का मैप क्वेश्चन है, विलिंगडन आइलैंड विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। तो हमें पूछा जा रहा है कि विलिंगडन आइलैंड बोल के कुछ है, ये किस जगह में लोकेटेड है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कोची, जो कि केरला में आता है। ठीक है, तो कोची में है ये लोकेटेड। क्या है ये एक्चुअली? तो ये विलिंगडन आइलैंड एक सी पोर्ट है जो कि लोकेटेड है कोची केरला में। और ये एक लार्जेस्ट मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड है जो कि पूरा तरह से बैक वाटर से, मतलब बैक वाटर ऐसा एरिया हुआ, वाटर हुआ जो कि पार्ट ऑफ रिवर है ये, जो कि मतलब बहुत ही उनका जो फ्लो है ना, वहाँ पे रिवर का फ्लो जो होता है, मतलब करंट जिसको बोलते हैं ना, जिस बाह बोलते हैं ना, जिस बाह के स्पीड से निकल रहा है फ्लो, तो वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल के कंपेयर में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके ऊपर से इसे रेमिनेंट लेक है ना, इससे ये थोड़ा कार्व्ड आउट करके बनाया गया है। और ये ना रोड और रेल दोनों से ही लिंक है, पूरा जो मेन बॉडी है ना केरला का, वहां से। ठीक है, इसके अलावा ये जो आइलैंड है इज कनेक्टेड टू द मेनलैंड ऑफ द किससे? वेंदुर्ती जो ब्रिज है उससे ये कनेक्टेड है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये हो गया वो वेंदुर्ती ब्रिज, ये हो गया वो विलिंगडन आइलैंड जो आर्टिफिशियल, जो जैसा बोला कि लार्जेस्ट मैनमेड आर्टिफिशियल आइलैंड है। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया कोची सिटी, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, फोर्ट इधर, कोची फोर्ट है इधर। इसके अलावा ये जो दो रोड और ये ब्रिज है ना, ये सब चीज से ये कनेक्टेड है आपको मेनलैंड से। ठीक है, इस साइड भी आपको देख पा रहे हैं ये कनेक्टेड है किस तरह से। तो बहुत ही प्यारा जगह है, अगर आप कभी मौका मिले तो जरूर विजिट करिए, बहुत ही अच्छा लगे, मतलब नज़ारा बहुत ही अच्छा है वहाँ का। ठीक है, इसके अलावा केरला का कुछ अगर फिजिकल मैप का बात बोले तो ये मैप मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जैसे अष्टम हिल्स है इधर आपको, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छी अच्छी वेस्टर्न घाट्स का एकदम आपको इतना डाइवर्स स्पीसीज यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपको वर्ल्ड में कहीं पर इस तरह का नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्रह्मगिरीज हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो कि है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो सब भी है यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट से आपको इसी साइड में फ्लो होते हैं। ठीक है, चलिए चल शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क बैंक, जिसे हम हेल्थ मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि बोला, मतलब एक हाल ही में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर और लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया। किसके द्वारा? तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके, मतलब किस पे, ताकि किस पे डिपेंड हो सके, तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज वेयर दिस यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड। मतलब पूरी तरह से जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है ना, वहां पर ये सीएलएमसी और एलएमयू का गठन किया गया है, ताकि वो हेल्थ जो भी वहां पे फैसिलिटीज दिया जा रहा है ना, उसमें और एक तरह का बूस्टअप किया जा सके। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? नेशनल गाइडलाइंस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, जो कि जिसका पेरेंट बॉडी कौन है? हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो इसलिए हम इसे, जो पेरेंट बॉडी है उनके द्वारा ही ये चीज बनाया गया, ये बॉडी, ये जो नेशनल गाइडलाइंस वाले हैं, और इनके द्वारा ये ब्रेस्ट मिल्क बैंक बनाया गया। ठीक है, मतलब इस तरह का होगा, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि बच्चे पैदा होने के बाद उनको माँ का दूध टाइम पे नहीं मिल पाता है। तो अगर यदि ये ब्रेस्ट मिल्क कहा जाता है कि इतना इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली पहले 6 मंथ के लिए, तो एकदम सबसे ज्यादा, कुछ आप दीजिए या नहीं दीजिए, पहले 6 मंथ के लिए तो जो माँ का दूध है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर इस तरह का बात है तो क्यों नहीं उनको मिल, कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से जिन लेडीज को इस तरह का हो जाता है कि वो मिल्क नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये मिल्क बैंक जो है ना, ये इस तरह का काम आएगा और उन बच्चों के लिए ये एक तरह से रामबाण की तरह काम करेगा, जो उनके लिए सारा जो पहला 6 मंथ का होता है ना, वो पूरा हर जगह सारा जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी चीज उनको चाहिए, वो सारा चीज उनको इसी जगह में मिल जाएगा। भले उनके जो भी मदर होंगे उनको वो प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो पा रहे होंगे मिल्क को, फिर भी वो इस बैंक के मदद से वो कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये काफी अच्छा बात है जो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो बैंक लाया गया है। तो ये इस तरह का बैंक क्यों लाया गया, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, क्योंकि जो पहला 6 महीना जो होता है ना बच्चों का लाइफ का, वो काफी जरूरी होता है कि माँ का दूध ही उन्हें दिया जाए। इसके अलावा अगर पहला 2 साल तक अगर आप एड ऑन की तरफ पे दे रहे हैं ना, वो भी माँ का दूध ही दे रहे हैं, तो वो भी उनके डाइट से रिलेटेड काफी फायदेमंद होगा। उसके साथ आप कुछ और खाने भी दे सकते हैं, जो भी हल्का फुल्का गीला जो भी देते हैं, बट उसके साथ माँ का दूध भी पहला 2 साल तक बहुत ही, मतलब एक तरह से जो इन्फेंट का जो डाइट है उस पर वो चार चांद लगा सकता है उनके लाइफ और उनके रिलेटेड। ठीक है,
उसके अलावा जो यूनिसेफ इंडिया है ना, वो भी मेंशन किया है कि मदर को एटलीस्ट बोथ हाई और लो इनकम कंट्रीज जो भी हो, उनको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, और पुअर हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन की वजह से वो ये जो माँ का दूध है ना, वो सही मात्रा में नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो यूनिसेफ इंडिया के द्वारा भी ये बोला गया है। इसके अलावा ये भी बात हो रहा है कि मिल्क बैंक जो है ना, वो एक डेडिकेटेड सेट ऑफ काउंसलर होंगे वहाँ पे, जो कि आंसर करेंगे कुछ क्वेरीज का, जो भी वहाँ पे जो मदर आएंगे ना, उनको बहुत सारे सजेशन करेंगे, उनको बूस्ट अप करेंगे, उनको ऐसे ऐसे क्या क्या फॉलो करना चाहिए जिससे और ज्यादा मिल्क हो और पौष्टिक अपने मिल्क को बना सके, ठीक है। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि वो कैसे करके, मतलब नया जो भी नए माँ बनेंगे ना, उनको ये भी बोलेंगे कि आप कैसे अपना मिल्क को डोनेट कर सकते हैं। सपोज करिए अगर आप जितना आप बच्चे को एक मिल्क पिला रहे हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपके पास बच रहा है, वो क्या कर सकते हैं आप, एक तरह से आप मिल्क बैंक में आप दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जहाँ पे जो जरूरतमंद लोग होंगे ना, उनको ये यूज कर सकेंगे। तो इसलिए काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इनिशिएटिव्स और इंडिया के द्वारा जो स्पेशली ये लिया गया है, ये लिया गया है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन की तरफ से, ठीक है। ये इसको एक आपको एक कह सकते हैं, ये एक इनिशिएटिव होगा माँ बोल के जो रखा गया है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसमें एक्चुअली क्या करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा जो वात्सल्य मातृ अमृत कोष है ना, उसमें भी एक स्टेबलाइज किया जाएगा कोलैबोरेशन विद द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट। जो नॉर्वे के गवर्नमेंट है, उनके साथ कोलैबोरेट करके ये चीज लेके आया जाएगा, वात्सल्य मातृ अमृत कोष, ठीक है। इससे क्या होगा, जो नॉर्वे का गवर्नमेंट है, उनसे हम ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे और ज्यादा अच्छे पैमाने में बूस्ट कर सकेंगे, ये सब चीज ये इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा और भी ये ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड लिया गया है, ठीक है। और जहां तक रहा, आपको ये इससे रिलेटेड पीडीएफ वगैरह, कुछ फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे हैं थे मुझे कमेंट्स में कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा और कब तक मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ पीडीएफ को मैं अभी मर्ज करने में और अच्छे से और उसको अरेंज करने में लगा हूँ, ताकि आपको रिवीजन करने में ज्यादा टफ ना लगे। इसलिए आप थोड़ा वेट करिए, मैं आपको सारा चीज होगा, मिल जाएगा आपको। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और या तो ट्विटर में भी जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों टाइम पे आपको मिल जाएंगे। भले ही कुछ थोड़ा 19-20 होगा, पर आपको इधर उधर करके मिल ही जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। तो ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ना हम इंपॉर्टेंट बॉडीज या एमएचआरडी वाले सेक्शन में लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो हाल ही में ये जो रिपोर्ट है, ये रिलीज किया गया 2019-20 का। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली है क्या, तो ये रिपोर्ट है, बनाया गया है जो वो पीपल स्ट्रॉन्ग एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा ग्लोबल टैलेंट असेसमेंट कंपनी ये भी है उनके साथ। उसके अलावा किसके साथ, जो CII है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके साथ, मतलब ये तीनों चीज मिलके, उसके साथ और भी कुछ लोग को मिला लिया है, जैसे यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, आपको ये हो गया प्रोग्राम। उसके अलावा AICT, उसके बाद AIU। तो AIU हो गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारे बॉडी मिल के ये स्किल रिपोर्ट लेके आए हैं। तो ये स्किल रिपोर्ट, इतना सारे बॉडी इन्वॉल्व है, जरूर कुछ इसका खास बात होगा। तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि इससे क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकला है। तो पता चला है कि लगभग 46% के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो फाउंड हुए हैं कि इस बार जो 2019 में जॉब्स वो लोग को मिले हैं, तो एम्प्लॉयबल है वो, ठीक है। एम्प्लॉयबल टू रेडी, मतलब टू टेक अप जॉब्स, ऐसा नहीं है कि जॉब मिले हैं, मतलब वो लोग एम्प्लॉयबल है, उनको रेडी है जॉब लेने के लिए, लगभग 46%, जो कि 33% था 2014 में, और 47.38% था 2018 में, यानी 2018 में ज्यादा था 2019 के कंपेयर में, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि जो फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी विटनेस वो भी है ना, वो 47% तक पाया गया है कि वो भी अब रेडी हैं, फीमेल्स भी रेडी हैं, जो कि 38% था 2017 और 46% था 2018 में, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो कोर्सेज जो कि बहुत अच्छा एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स दिए हैं, वो है एमबीए। एमबीए के स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे पैमाने में पाए गए हैं, लगभग 54% एमबीए स्टूडेंट्स जो थे ना, वो पाए गए हैं कि वो एम्प्लॉयबल हैं, रेडी हैं, जो कि 40% थे, जो पिछले 2 साल जो 16 और 17 में जो थे, वो सिर्फ 40% थे, ठीक है। बट जो बीटेक और इंजीनियरिंग हुआ या एमसीए स्टूडेंट्स हुए ना, ये लोग का एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो है ना, वो डिक्लाइन हुआ है, ये इस रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर स्टेट्स का बात करेंगे, तो जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, इन्होंने काफी अच्छा ये एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड काम किया है, और इनके पास काफी बड़े पैमाने में इस तरह का एम्प्लॉयबल उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है, स्पेशली जो एमबीए स्टूडेंट। बट जो इसमें से जो ये तीनों स्टेट में 2 सिटी हैं, जो कि मुंबई और हैदराबाद। हैदराबाद आपको ये तीनों स्टेट में नहीं आता, ये तेलंगाना में आता है, बट ये मुंबई और हैदराबाद सिटी के मामले में सबसे अच्छा एम्प्लॉयबल सिटीज के नाम से आए हैं। तो इसीलिए ये रिपोर्ट से आप एक्चुअली देखिए, ये सब डेटा जब पढ़ने के बाद आपको क्या हो रहा है कि आपको पता है कि आपका एरिया का अब हालत क्या है।
तब उसके हिसाब से ये रिपोर्ट आपको मिल चुका है, आप रिपोर्ट के बेसिस पे आप अपना काम करना शुरू करिए। तो जो भी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इस रिपोर्ट को देखते हुए अपना धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या किया जा सकेगा, क्योंकि इतने हमारे पास एम्प्लॉयबल स्किल हमारे पास है जिसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो हम डेवलप कंट्रीज का जो टारगेट रखे हुए हैं वो अपना सस्टेनेबल होते करते हुए, अपना सस्टेनेबल टारगेट रखते हुए हम और आगे अच्छे से बढ़ सकें। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब इतना न्यूज में रहा है इससे रिलेटेड, जो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है, एनपीआर। इससे रिलेटेड एनपीआर, एनसीआर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये तीनों इतना रहा है कि आप लोग अगर इस तीनों टॉपिक के ऊपर ही अगर अच्छे से अगर कर लें तो मेंस में आपको एटलीस्ट हर अल्टरनेट क्वेश्चन में अगर इसका यूज करने का नौबत आ ही जाएगा। तो इसलिए ये तीनों टॉपिक में आप एकदम मास्टर बन जाइए। मैं कोशिश करूंगा मेंस एग्जामिनेशन से पहले जो भी बड़े बड़े टॉपिक है उन लोग को एकदम ऐसे करके आपको समझाऊंगा और इस ऐसे से पॉइंट्स आप लोगों को दे दूंगा कि आप लोग अपने मेंस राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे उसके। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि हाल ही में जैसे ही वेस्ट बंगाल ने एनपीआर, उन्होंने कहा वेस्ट बंगाल के ममता दीदी के गवर्नमेंट ने कि हम एनपीआर अपने स्टेट में नहीं लाएंगे, तो उसी के साथ थोड़े दिन बाद ही केरला के जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने भी कह दिया कि हम भी नहीं लाने वाले हैं एनपीआर को अपने स्टेट में, जैसा वेस्ट बंगाल ने कहा। ठीक है, तो इसलिए ये एनपीआर और न्यूज में बन गया। ठीक है, तो हुआ क्या था एक्चुअली वो लोग क्यों इतना मतलब अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये अपने मन में ऐसा मान के रखा है, उनको ये लग रहा है कि जितना भी ये एनपीआर वगैरह लाया जा रहा है ये वही होगा, आखिर में एनपीआर से सारा डेटा वो लोग ले लेंगे। उसके बाद फिर जिस तरह से आसाम में एनआरसी लाके आधा लोग को बाहर कर दिए कि आप लोग अब इंडिया में है नहीं, आप लोग इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उस तरह का फिर एनपीआर से वो सारा डेटा ले लेंगे कि किस एरिया में कितना पब्लिक है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके जब एनसीआर लेके आएंगे या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिस तरह से आया और इतना क्राइसिस हुआ कि सिर्फ मतलब आप जो भी है वो इतना हंगामा जो हुआ, तो ये फिर क्या होगा, एनआरसी जब इस तरह से आएगा तो ये एनपीआर एक तरह का पहला स्टेप है एनआरसी का। तो इस तरह का वो लोग सोचते हुए अपोज करना स्टार्ट कर दिए कि हम एनपीआर ही नहीं लेंगे, पहला स्टेप ही नहीं लाएंगे तो एनआरसी तो हम लाने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये इसलिए ये न्यूज में बन गया था। तो एक्चुअली एनपीआर है क्या, ये तो हुआ उनका परसेप्शन, जो वेस्ट बंगाल और केरलन जो पीपल है या गवर्नमेंट है उनका ये परसेप्शन था। पर एक्चुअली एनपीआर क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। तो जो एनपीआर है ना, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, ये एक यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है ना, उनका एक रजिस्ट्रेशन है। जैसा आप कभी किसी एग्जामिनेशन या कुछ कर रहे हैं तो एक रजिस्टर करते हो ना सबसे पहले, तब तो आपको उसका एडमिट कार्ड आएगा, उसका आपको फिर रिजल्ट आएगा। तो वो एक तरह का रजिस्टर ऑफ द कंट्री आप कर रहे हैं, रेसिडेंट आप उस कंट्री के हैं तो आपको रजिस्टर, चाहे आप फॉरेनर हो, आप वहाँ कुछ दिन के लिए हो, आप मान लीजिए असम में रह रहे हैं, आप हैं जम्मू कश्मीर के और आप केरल में रह रहे हैं, या आप केरल के हैं और आप रह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो मैटर नहीं करता है। बस आपको बताना है कि आप कौन से मैंने जिस जिस टाइम में ये एनपीआर होगा उस टाइम में आप कहाँ के वासिंदे हैं, क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये जो प्रिपेयर किया जाएगा लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और स्टेट के साथ नेशनल लेवल पे किया जाएगा, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत ये इनको पावर मिल रहा है ये चीज करने का। ठीक है, उसके अलावा सिटीजनशिप जो रूल्स है 2003 उसके तहत भी इनको मिल रहा है कि आप एनपीआर तरह का ऐसा कुछ लेके आए, और ये मैंडेटरी होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं, आपके लिए ये मैंडेटरी है कि एवरी यूजुअल रेसिडेंट का डेफिनेशन भी आपको मैं नीचे भी बताता हूँ यहाँ पे, बट यहाँ देख लीजिए, बोल रहा है कि एवरी यूजुअल रेसिडेंट है ना, उनको रजिस्टर करना ही पड़ेगा एनपीआर के लिए। और यूजुअल रेसिडेंट क्या हुआ कि जो पर्सन मान लीजिए वो लोकल एरिया में, किसी भी लोकल एरिया में, जैसा मैंने अभी बताया कि आप असम के हो और आप रह रहे हो मान लो कर्नाटका में, तो आप वो वहां के लिए वो यूजुअल रेसिडेंट हो गए आप। ठीक है, क्योंकि आपके पास वोटर कार्ड तो असम का होगा, आपके पास सारा चीज तो असम का होगा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कर्नाटका का आप हो गए एक तरह से यूजुअल रेसिडेंट। ठीक है, तो यूजुअल रेसिडेंट के तौर पे आपको एनपीआर जो मिलेगा ना वो वहीं पर मिलेगा जिस जगह में आप रह रहे हैं, वहाँ पे इधर जॉब पर्पज से या आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो या तो आप अगला 6 महीना में कहाँ रहने वाले हो, आप अगर कर्नाटका में रह रहे हो और आप जब वो एनपीआर होना शुरू हुआ और आप बोल रहे हो कि अगले 6 महीने में पर मैं अभी यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं पंजाब जा रहा हूँ, तो इस तरह का सारा डेटा आपको उस जगह में एनपीआर होते वक्त आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से यूजुअल रेसिडेंट जो भी है ना उनका रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, जो कि मैंडेटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कि इसका जो मेन कंपोनेंट्स अगर है ना एनपीआर का, तो वो क्या बोल रहा है कि डेमोग्राफिक एज वेल एज बायोमेट्रिक डिटेल्स लिया जाएगा इस एनपीआर में। ठीक है, बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे कि आधार लेते वक्त शायद आप लोग दिए ही होंगे, बायोमेट्रिक डिटेल्स जिस तरह का देते हैं, तो वो सब देना होगा, और डेमोग्राफिक डिटेल्स भी देना होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब भी बोलना होगा, और आप जिस जगह में रह रहे हैं उसके बारे में तो देना ही पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा एक रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया जाएगा, जो कि हर मतलब 18 साल से ऊपर लोग जो भी होंगे उनके लिए एक अलग डिफरेंट एक आइडेंटिटी कार्ड होगा। जैसा आधार है वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आधार आप 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए भी है, बट यहाँ पे रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड जैसे वोटर कार्ड के लिए होता है वैसे ही 18 साल से ऊपर के लिए ही सिर्फ होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक चिप एम्बेडेड होगा स्मार्ट कार्ड की तरह, जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, या मेट्रो कार्ड जैसे हुआ, तो वो ये भी उसी तरह होगा, जहाँ पे उस चिप में क्या होगा, आपका डेमोग्राफी होगा, आपका बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स होगा, सारा चीज उसमें वहां पर फिक्स रहेगा। वो कार्ड आपको अपने पास कैरी करना है जहां भी आप जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी का मतलब हो गया रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड। आप इस जगह में रह रहे थे, 6 महीना बाद या साल भर बाद आप किसी और जगह चले गए, तो वो कार्ड आप दिखाएंगे तो आपको वहां से पहचाना जा सकेगा कि आप 6 महीने पहले इस जगह में थे, और आपका ये जो आपको एनपीआर हुआ था उस वक्त आप इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, ठीक है। इसके अलावा एक सेपरेट आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा, जैसा मैंने अब बोला, जैसा सेम वो भी उस कार्ड में अच्छे से पूरा प्रिंटेड होगा, ठीक है। इसके अलावा जो मेन कंट्रोवर्सी इससे रिलेटेड, जब ये एनपीआर का ये सब इतना सारा चीज कंपोजिशन और इसके बारे में एक्सप्लेन किया, फिर भी जाके जो मेन इशू आया वो वही था कि जिस तरह से एनआरसी लेके आया गया और बहुत सारे लाखों पीपल जो वहाँ के असम के वो अब बाहर हो गए एनआरसी से, तो उनको अभी भी ये लग रहा है कि इस तरह का जो एनपीआर लाया जा रहा है वो आगे जाके भी सेम इसी तरह का काम करने वाला है। इसके अलावा ये जो एनपीआर लाया जा रहा है इसमें कहीं भी इस तरह का मैकेनिज्म का बारे में नहीं बताया कि ये जो डेटा ले रहे हैं तो ये क्या फिर से कुछ इशू हो सकता है इसका सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि आधार से रिलेटेड तो यूआईडीआई खुद से आ गए थे और उन्होंने अनाउंस कर दिया था। जो यूआईडीआई है ना, आधार के जो मेन बॉडी जो कि आधार एनरोलमेंट और आधार से रिलेटेड सारा चीज देख संभाल रहे हैं, तो उन्होंने तो अनाउंस कर दिया था कि आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप इसको जो भी सिक्योरिटी है या प्राइवेसी को आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे मोबाइल नंबर से लिंक है। इसके अलावा आप जो भी डेटा है ये हमारे पास एकदम सिक्योर है, प्राइवेसी के लेकर आप बिल्कुल टेंशन नहीं करें। इस तरह का कुछ कमिटमेंट उनके द्वारा दिया गया था। तो अभी तक इनके जो एनपीआर से रिलेटेड किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, और कौन है इसके पीछे, क्या बोलना है ये हमारे डेटा से रिलेटेड, इस बारे में भी अभी तक कुछ जानकारी ठीक से नहीं मिली है, ठीक है। तो ये सब कुछ इशू हो गया जो इसको ये एनपीआर से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से ये क्यों इतना वो एनपीआर को लेके बेताब हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं एनपीआर आए, तो ये उनके पीछे कुछ 2-3 मेन इंपॉर्टेंट जो रीजन है कि ऐसा उन्होंने उनके द्वारा माना जाता है, या ये एक्चुअल बात भी है यही, कि हर कंट्री में एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस होता है सारे रेसिडेंट का, जो भी वहाँ रह रहे हैं, वो भी उनके डेमोग्राफिक और उनके जो भी डिटेल्स है ना उसके बेसिस पे सारे कंट्री के पास उनका जो भी उनके पब्लिक में रह रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं ना, उन लोग का डेटा उनके पास होता है। क्यों? जैसे आपके घर में आपके पापा को पता है कि अगर आपके फ्रेंड्स कुछ आ जा रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में आए हैं 2-3 दिन के लिए रहने के लिए, तो आपके पापा को तो एटलीस्ट बताना पड़ेगा ना। अगर उनको नहीं पता होगा कि उनके घर में अभी कितने लोग रह रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो राशन पानी सब कुछ लेके आएंगे ना। तो अगर उनको पता ही नहीं है, उनको घर में पता है कि नॉर्मल जो 3 मेंबर का फैमिली है वही है, तो उनके हिसाब से राशन लेके आएंगे। और अगर अपने फ्रेंड के बारे में नहीं बताया तो क्या होगा, वो आपके पापा आपके फ्रेंड्स के लिए खाना जो होगा उस क्वांटिटी का मतलब उतना क्वांटिटी का नहीं लेके आएंगे, तो क्या होगा, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, जहाँ पे थोड़ा क्राइसिस आ सकता है आपके जो भी यहाँ पे रिसोर्स आपको दिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आपके फादर को आपको बताना है कि घर में कितने मेंबर्स हैं। ये इसी एग्जाम्पल को एनपीआर के तरह से देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि उनके पास कितने रेसिडेंट हैं उनके कंट्री में, उनके एरिया में, ठीक है। तो इसीलिए ताकि वो अच्छे अच्छे पॉलिसीज जब लेके आए ना तो बेटर, अब वो पॉलिसी लेके आ रहे हैं 1 लाख लोगों के लिए और यहाँ पे पॉपुलेशन है 5 लाख, तो क्या होगा, ठीक से तो इम्प्लीमेंट ये क्या होगा, बढ़ जाएगा वो 5 लाखों में, तो क्या होगा, ठीक से आपको एफिशिएंट वे में वो चीज नहीं गवर्नमेंट के द्वारा मिल पाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जो एनपीआर डेटा है ना, ये क्या होगा, मतलब ये स्पेशली ये पॉइंट आउट करे कि ये किसी एज के ऊपर नहीं है, ना ही इसमें एड्रेस पूछा जाएगा, ना ही एज पूछा जाएगा, ना ही कुछ ऑफिशियल वर्क की कहाँ पे काम कर रहे हो, बस आपका डेटा लिया जाएगा कि आप कहाँ पे रह रहे हो, अगले 6 महीना कहाँ रहने वाले हैं, बस इससे अलावा कुछ नहीं। बस आप एक सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, जो आप यहाँ रह रहे हो, बस हो गया। उसके अलावा आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं पूछेगा कि आप इंडियन सिटीजन हो कि बाहर के सिटीजन हो, बस आप एक रेसिडेंट हो, आप इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, ये बारे में आपसे बस पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो अगर इस तरह का जब एनपीआर आ जाएगा ना, तो गवर्नमेंट का मानना है कि वोटर लिस्ट में जो डुप्लीकेशन है ना, कि अब असम में कोई रह रहे हैं, उनका परमानेंट घर है, तो वहां का भी वोटर कार्ड है उनके पास, और पिछले 10 साल से मान लीजिए वो कर्नाटका के बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, और बैंगलोर में जॉब करते करते वहां पर भी वो एक और वोटर कार्ड बना रही है, क्योंकि वहां पर भी उनको सुविधा मिला, तो वो वोटर कार्ड वहां पे, तो इस तरह का डबल डबल वोटर कार्ड हो गया। तो ये जो एनपीआर अगर आ जाएगा ना, तो एक सिंबल चिप एम्बेडेड स्मार्ट कार्ड है ना ये,
तो क्या होगा, ये जो डबलेट जो हो रहा है ना, ये क्लोन जो बन रहा है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर, ये सब चीज को यहाँ पे इसको कम कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जहां भी डुप्लीकेट होंगे उन लोग को हटा दिया जाएगा। तो ये सब चीज माना जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अगला टॉपिक है मेंटल डिसऑर्डर हाई इन साउथ इंडिया। तो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा साउथ इंडिया जो है ना, सदर्न पार्ट ऑफ जो भी हमारे कंट्री के, वहाँ हाई पाया गया है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, और ये हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे हेल्थ मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में एक स्टडी निकाला गया हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990 से 2017 तक का है। ठीक है, और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया था, आईसीएमआर के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पीएचएफआई और आईसीएमआर के द्वारा दोनों मिलके ये फाउंड किया गया था। मतलब ये जो आपको जो डेटा है ना मेंटल डिसऑर्डर से, ये लाया गया था, ये हाईलाइट करके। उसके अलावा जो इसमें जो लाया गया डेटा, इसमें इंपॉर्टेंट उन लोगों को की फाइंडिंग्स मिला है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर, जो इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो बीमारी आ रहे हैं ना मेंटल डिसऑर्डर का, वो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन जो इंडिया है उनको ये अफेक्ट कर रहा है। स्पेशली जो सदर्न इंडिया में जो सदर्न स्टेट्स है ना, हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स, उनको और भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये डेटा के तहत से पाया गया। इसके अलावा ये भी बोला है कि 1 in 7 इंडियंस वेर अफेक्टेड बाय मेंटल डिसऑर्डर। अगर 7 आदमी आप ले रहे हैं तो उसमें एक आदमी को मेंटल डिसऑर्डर है ही। ऐसा ये 2017 तक का डेटा जो लोग ने निकाला है, 1990 से आपको 2017 तक, इस जो इतने सालों का डेटा में उन लोग को मिला है कि 7 में से एक जन को तो मेंटल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है ही। उसके अलावा 2017 तक में ये भी पाया गया कि लगभग 20 करोड़ पीपल जो है ना, उनको मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि लगभग 14.3% पॉपुलेशन हमारे कंट्री का है। ठीक है, ये 2017 का डेटा के हिसाब से ये बोला जा रहा है। इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो ना, वो क्या कर रहा है, टोटल डिजीज बर्डन जो ना हमारे कंट्री में जितना भी डिजीज बर्डन है, डिजीजेस है ना हमारे पीपल को, वो उसमें सबसे ज्यादा ये मेंटल डिसऑर्डर का है। तो ये काफी ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि प्रिवेलेंस ऑफ डिसऑर्डर, मतलब डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो भी है ना, डिप्रेस की वजह से ये डिसऑर्डर आना ना, मेंटल डिसऑर्डर, ये सबसे ज्यादा हाई पाया गया तमिलनाडु, केरला, गोवा, और ये तीनों के तीनों ही सदर्न, और ये गोवा तो वेस्टर्न स्टेट्स में आते हैं। ये सब स्टेट्स में ये सबसे ज्यादा है, जो कि हाई सोशियो डेमोग्राफिक इंडेक्स के हैं, स्टेट ग्रुप है फिर भी। ठीक है, ये क्या है, हाई सोशियो डेमोग्राफिक स्टेट्स है ये जितने भी हमने अभी बोला, तमिलनाडु, केरला, गोवा, फिर भी जाके इनके पास डिप्रेसिव जो मेंटल डिसऑर्डर है, ये डिप्रेस की वजह से काफी ज्यादा है ये रेशियो। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी हाई आपको साउथ इंडिया में क्यों ज्यादा है, क्योंकि माना गया है, मैंने उनको पाया, ये डेटा की तरफ से मिला है कि हायर लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन जितना है ना, और अर्बनाइजेशन, ये सब ये आपको एरिया में मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं इसके साथ ही, जो हाई, एक तो ये बोला जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन ही, क्योंकि ये सब एरिया जो है ना, जैसे आपको केरला, तमिलनाडु, गोवा, इसमें मॉडर्नाइजेशन भी काफी ज्यादा है और अर्बनाइजेशन भी बहुत ही ज्यादा है। तो हायर लेवल जो इनका हो गया ना, जिनकी वजह से वो इनडायरेक्ट वे में उनको डिप्रेसिव जो भी रीजन है वो यही है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि अभी तक अच्छी तरह से अंडरस्टूड नहीं किया गया है, बट आगे उम्मीद किया जा सकता है कि ये जो डिप्रेशन का रीजन जो है ना साउथ इंडिया में, और भी अच्छे से खुल के आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्टडी किया गया है, ये पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन और सुसाइड डेथ का भी एक अच्छा से बताया जा रहा है कि ये जो स्टेट लेवल पे ना, जो डिप्रेशन और सुसाइड का जो रेशियो हो रहा है ना, जो उनके बीच का जो रिलेशन है, वो भी यह इस डेटा के तहत अच्छी तरीके से निकाला गया है, क्योंकि ये पाया गया कि सुसाइड जो रेट है वो सदर्न स्टेट्स में ज्यादा है नॉर्थर्न स्टेट के। तो इसलिए ये सब चीज, डिप्रेशन और सुसाइड का रेशियो भी अच्छे से मतलब ये डेटा की वजह से मिल पाया हमें। ठीक है, इसके अलावा एक्चुअल में जो अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है वो क्या क्या है, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो साउथ इंडियन स्टेट्स में ना मैक्सिमम ये देखा गया है कि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स भी हैं मेंटल से रिलेटेड ही। क्या क्या है, जैसे सीजोफ्रेनिया। ये सीजोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि पीपल, मतलब जो भी लोगों को इंटरप्रेट करने में क्या होता है, पीपल क्या करने लगता है, इंटरप्रेट रियलिटी को एबनॉर्मली ट्रीट करने लगते हैं। ठीक है, वो है कुछ, बट उनको वो सही तरीके से देखना ही नहीं चाहते, वो एबनॉर्मली देख रहे हैं। तो ये हो गया सीजोफ्रेनिया। उसके बाद अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके बारे में शायद आप लोग सुने भी होंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, एक बहुत ही तुरंत आपका मूड हाई हो जा रहा है, फिर लो हो जा रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, फिर
नॉर्मल आप हो जा रहे हैं, तो इस तरह का एक प्रॉब्लम हुआ। उसके अलावा आईडी है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी सुने ही होंगे ऑटिज्म से रिलेटेड। उसके अलावा आपको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, मतलब एडीएचडी करके जिसको बोलते हैं। ये भी एक डिसऑर्डर क्या है, एडीएचडी, जो कि आपको डिफिकल्ट, मतलब आपको एक तरह से मुश्किल कर देगा कि आप कैसे किसी पर्सन को मतलब अच्छे से अटेंशन दे और अपना कंट्रोल कर सके इम्पल्सिव बिहेवियर को, कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको उसको फोकस करके बात ही नहीं कर पा रहे, आप इधर बात कर रहे हैं, आप वो आपसे इंसान आपसे कुछ बात कर रहा है और आप आसपास में ध्यान दिए जा रहे हैं। तो ये सब भी एडीएचडी, ये सब भी छोटा मोटे जो दिमाग की बीमारी है, जो आजकल मतलब हम लोग हमेशा उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। बट ये जो जितनी भी बीमारी काफी डेंजरस है, आगे जाके ये बहुत बड़ा बड़ा रूप ले सकती है, और ये सारे बीमारी जो है साउथ इंडिया में ज्यादातर पाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक। तो ये इंडिपेंडेंट डेटा डायरेक्टर बैंक जो है ना, इसे हम एमसीए वाले सेक्शन में लिखेंगे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही हाल ही में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक लॉन्च किया गया है, वो भी कंपनी एक्ट 2013 के रूल के अंदर में, ठीक है। और इसको जो बनाया गया है ना, ये डेटा बैंक जो ये बनाया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, जो कि आईआईसीए, जो किसके अंदर है, एमसीए के अंदर ही है। तो इसलिए पेरेंट बॉडी क्या हो गया, एमसीए हुआ, बट ये बनाया गया है उनके जो अंदर में जो बॉडी है आईआईसीए, इनके द्वारा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक बनाया गया। मैं इसको अच्छे से थोड़ा कोशिश करूंगा, हल्का ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, हल्का फुल्का मैं इसको एक्सप्लेन भी करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि ये एक्चुअली ये क्या करेगा डेटा बैंक, कि ये प्रोवाइड करेगा एरे ऑफ ई लर्निंग कोर्सेज ऑन वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग द कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी लॉज, बेसिक अकाउंटेंसी, ब्रॉड प्रैक्टिसेस, बोर्ड एथिक्स एंड बोर्ड इफेक्टिवनेस। मतलब क्या हुआ, देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक क्या होता है, कि मान लीजिए आपका एक मतलब एक बड़ा सा कंपनी है, ठीक है। ये बड़ा सा कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स होंगे, मान लीजिए 10 डायरेक्टर्स है, ठीक है। पर 10 डायरेक्टर्स ही अगर इंडिपेंडेंट उसमें से कुछ नहीं हुए, वो सारे कंपनी डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा ना, वो सही तरीके से नहीं लिया जा सकता, ठीक है। वो एक जो होता है ना फ्लो आना, वो नहीं होगा, सब अपने अपने दिमाग से चलते रहेंगे और कुछ भी कंपनी से रिलेटेड कुछ नहीं सोचेंगे, सब पहले अपना मतलब जो एक होता है ना रेशियो मेंटेन होना, वो नहीं हो पाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे जो सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट ओरिएंटेड ही सोचेंगे, उनको उनसे रिलेटेड नहीं है, नहीं उनको वो चाहे डिसीजन कैसा भी दे, उनको सैलरी उनका फिक्स है, उनका सारा चीज अगर फिक्स रहेगा, तो वो अपने हिसाब से सिर्फ आएंगे, डिसीजन अपना लेंगे, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रहेगा। बट वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में आएंगे, वो बनेंगे, एज अ डायरेक्टर रहेंगे, बस उनका काम होगा एज अ लेजिस्लेटिव पावर, मतलब डिसीजन लेना बोर्ड के बीच में, ठीक है। तो ये इस तरह का चलिए, मतलब डिसीजन लेना मतलब डिसीजन अपना बताना, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो सारे एग्जीक्यूटिव टर्म्स भी जो भी कंपनी से रिलेटेड है वो भी वहां पे करेंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो भी होते हैं ना, उनको ये एक डेटा बैंक बनाया गया है एमसीए के द्वारा बोल के आईआईसीए के साथ, कि वो बोल रहे हैं कि इस तरह का डेटा बना देंगे जहां पे आपको बेसिक अकाउंटेंसी और सिक्योरिटी लॉज, ये सब सारे चीज का ना, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना, उनको उनका अपना सारा डेटा है ना, इस सारे प्रोफाइल में, इस पोर्टल में आपको फीड करना पड़ेगा। उसके बाद फीड करने के बाद आप वहां पे ये सारे और भी जितने भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना, उनको इस पोर्टल की मदद से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ कैसे करके आपको कंपनी को चलाना है। क्योंकि देखिए अगर डायरेक्टर सही स्टेप्स नहीं लेते हैं तो वो पूरा कंपनी को इम्पैक्ट करता है, वो इनडायरेक्टली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, और लास्ट में भुगतान तो मतलब ये जैसे कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री को ही आपको जवाब देना पड़ता है। तो ये सब सारे चीज से बचने के लिए इस तरह का ये ला रहे हैं कि अगर डायरेक्टर्स को ही सही कर देंगे ना, वहां पे कुछ सही स्टेप्स लेने वाले डायरेक्टर्स हो, तो बहुत अच्छा होगा। तो ये डेटा बैंक के तहत में क्या होगा, उनको अच्छे से समझा पाएंगे, उसको पढ़ा पाएंगे, उनको एक तरह से ट्रेन कर पाएंगे कि किस तरह से बोर्ड डिसीजन लेना चाहिए, या एथिकली किस तरह से आप सोचना चाहिए, किस तरह से इफेक्टिवनेस आना चाहिए आपके सारे बोर्ड मेंबर्स के डिसीजन में, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो कंपनीज जो भी होंगे ना, वो रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद द डेटा बैंक, वो कोई भी कंपनी है ना, वो लोग अपना डेटा बैंक से रजिस्टर आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा वो इंडिविजुअल एस्पायरिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी वहीं पर जुड़ सकते हैं। एक कोई कंपनी है, उनको अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए, तो इस एक्ट, इस डेटा बैंक के साथ वो जाएंगे, वहां पे जो भी उनको लगेगा, वो वहां से वो जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनको वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान जो भी मिला जा रहा है, वो इकोनॉमिक को कैसे भी करके अच्छे से चला सके, वो यही सब चीज यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली अब देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है। इससे पहले मैंने तो थोड़ा हल्का फुल्का बता दिया, अब और भी थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ, और उनके पास कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होता। पिक्यूनरी मतलब मनी रिलेटेड कोई भी रिलेशनशिप, वो जुड़े हुए नहीं रहते कंपनी से। और जो भी रिलेटेड पर्सन एक्सेप्ट फॉर सिटिंग फीस, मतलब जो वो बैठ है ना डायरेक्टर, अब ये बोर्ड मेंबर्स पे बैठ रहे हैं, तो उनको जो फी मिलेगा, बैठे हैं यहाँ पे आराम से अपना डिसीजन दे रहे हैं, तो उनको तो कुछ फीस बनता है ना, बस उनको एक फीस मिलेगा, उसके अलावा उनको कोई भी वहां से प्रॉफिट नहीं है।
तब ना जाके वो कुछ अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि अगर कंपनी को उनसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं डायरेक्टर होने के बाद भी, तो क्या होगा, वो उनको चेंज करके किसी और डायरेक्टर को ले लेंगे। तो यही सब चीज वहाँ पे ये इसलिए इस तरह का लाया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बस उनको फी से मतलब है, उनको बस अच्छे से अच्छे स्टेप अपना जो भी मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में जो भी लिया जा रहा है, तो वो एक तरह से कंपनी को हित में रहते हुए कुछ सोच के लेंगे, ना कि दूसरे जो नॉर्मल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स है उनके हिसाब से उनकी तरह सोचेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि इनका रोल होगा टू टेक अ स्टैंड, मतलब ऐसा इंडिपेंडेंटली लेना है जैसा मैंने बोला, और चेक एंड बैलेंस बनाना है। जो भी अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है ना, उनके कंपेयर में ये चेक एंड बैलेंस बनाएंगे कि अगर मान लीजिए 10 है, उसमें से 5 है आपको जो ये, और 5 है आपको इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर। तब अगर यदि पांचों ने अगर यदि एंटी डिसीजन लिया, तो जो भी इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर वो अगर ऐसे डिसीजन ले लेंगे, तो क्या होगा, दोनों को तो अब एक तरह से चेक एंड बैलेंस हो रहा है ना यहाँ पे, तब उस हिसाब से स्टेप्स लिया जाएगा। तो ये सब चीज सोचने के लिए इस तरह का चीज लाना काफी जरूरी हुआ है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कंसेप्ट। ठीक है। इसके अलावा ये जो कंपनी एक्ट 2013 में इनमें मैंडेट कर दिया गया है कि जितने भी पब्लिक कंपनीज होंगे ना, उनको एटलीस्ट 1/3 अपना जो है टोटल डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। अगर उनके अंदर में 10 डायरेक्टर है, तो 3 डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए। ये मैंडेटरी कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा ये किसे 2013 जो कंपनी एक्ट है वहां से ये इनको एकदम मैंडेटेड कर दिया गया है, ये अच्छे से देखिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, तो IRMS। इसे हम रेलवेज वाले सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। तो क्यों था न्यूज में, क्योंकि कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया कि 8 सर्विसेज जो है ना उसको मर्ज करके और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस हम बनाने का सोच रहे हैं। तो इस तरह का कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। तो ये है क्या, इससे क्या होगा, ये डिसीजन क्या कर रहा है जिस तरह से मर्ज करने के बाद, कि सारा जितने भी ऑफिसर्स है ना, उनको पहले ये भी सोचना होगा, पहले ही डिसाइड करना होगा कि रेलवे को भी वो फर्स्ट एज अ ऑप्शन रख सकते हैं। जैसे कि वो दूसरे IAS IPS IFS ये सब में वो लोग पहले से सोच लेते हैं ना कि हमको इसी लाइन में जाना है, तो रेलवे के लिए भी उनको पहले प्रायोरिटी देना होगा, तब जाके ही वो इस तरह का कुछ कर पाएंगे। और ये जो मर्जर वाला जो आया है ना, ये सब चीज, एक सर्विसेज को मर्ज करना, ये अचानक कैबिनेट के द्वारा ये डिसीजन नहीं लिया गया है। इससे पहले ना राकेश मोहन और विवेक देवराय पैनल है ना, ये दोनों कमिटी भी ना बहुत पहले से ये रेलवे का मर्जर से रिलेटेड अपने जो भी उन्होंने कमिटी से रिपोर्ट निकाला था, वो उन्होंने काफी टाइम से ये दे रहे हैं। तो ये सब ऐसा बात नहीं है कि अचानक ये निकल के सामने आया है। ठीक है। इसमें क्या होगा, तो रेलवे बोर्ड का जो कंपोजिशन है, जैसे चेयरमैन के साथ 4 मेंबर होंगे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट, रोलिंग स्टॉक और फाइनेंस रेस्पेक्टिवली में ये अपना रेलवे का बोर्ड का एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो इसका मेन रोल और फंक्शन होगा, कि चेयरमैन सबसे पहले क्या करेगा, कंट्रोल कर मतलब एज अ कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब HR और विद असिस्टेंस फ्रॉम DG HR के साथ। ठीक है। इसके अलावा जो बोर्ड बोल रहा है कि बोर्ड ऑल्सो हैव सम इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बोर्ड के पास इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी होगा, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उस तरह का ही बात यहाँ पर भी रेलवेज में भी रखा जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे ना, उनका विल हेल्प किसको, रेलवे बोर्ड इन टेकिंग अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, अगर कुछ लेना है ना, तो उसमें ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स है वो करेंगे। क्या मैंने बोला अभी, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, क्या होता है, यहाँ जो नॉर्मल डायरेक्टर्स है उनको एक चेक एंड बैलेंस करने का काम करेंगे, कि मान लीजिए वो लोग किसी गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए कोई हो। और इन लोग को ये जो बैलेंस क्यों इस तरह को सही माना जा रहा है, क्योंकि इसीलिए तो वो MCA के द्वारा जो लाया जा रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक, उससे इनको ट्रेनिंग भी मिलेगा और ये एक स्पेशलाइज फील्ड में बेस्ट होंगे, तब तो जाके उनको डायरेक्टर का ये मिल रहा है। तो ये सब चीज को ध्यान देते हुए ये जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आ रहा है ना, तो ये पहले ही आपको एकदम नोटिफाई करना होगा कि हम इस ये सब चीज हम मतलब ये जो 8 सर्विस है ना, इसके लिए आपको पहले ही ऑप्ट करना पड़ेगा कि हम जैसे दूसरे सर्विसेज के लिए जाते हैं, वैसे इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इसको इम्प्लीकेशंस करने जा रहा है, तो जैसे यूपीएससी का जो एस्पिरेंट्स है वो कैसे करते हैं, पहले ही हम लोग एकदम जो हम लोग को लेना है, जैसे मैंने अभी बताया कि IAS IPS IFS के लिए आप बढ़ लेते हैं, लास्ट में जो ऑप्शन आता है उसमें इंडियन रेलवे का भी जो सर्विसेज है उसमें भी कुछ कुछ लोग जब थोड़े रैंक नीचे रहते हैं तो वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है IRMS जो है ना, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इसमें 5 स्पेशलिटीज में रखा जाएगा आपको ऑफिसर्स का जो भी रैंकिंग है। उसमें जो 4 होंगे वो इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट होंगे, जो कि टेक्निकल ऑपरेशन से जैसे सिविल, मैकेनिकल, टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल, और एक नॉन टेक्निकल भी होंगे, जो कि आपको रिक्रूटेड ऑफिसर्स जो कि अकाउंट्स, पर्सनल और ट्रैफिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो ये 4 मतलब टोटल 5 स्पेशलिस्ट में वो सिलेक्शन करेंगे, जितने भी वो टोटल जो ऑफिसर्स जो भी वो करेंगे ना, जैसे यूपीएससी करते हैं IAS IPS और IFS, तो इसलिए इंडियन रेलवे का भी अपना एक स्पेशल चीज होगा, जहाँ पे वो 5 स्पेशलिटीज एरिया में वो
आप ना ये सिलेक्शन करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीड्यूर होगा वो फॉलो करेंगे, ठीक है। और रेलवे का सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो किस एरिया में बना लॉन्च किया गया है या बनाया गया है, प्लीज आप लोग एक बार गूगल करिए अगर आपको नहीं पता है, और उसके बाद या तो कमेंट बॉक्स में बताइए या नहीं तो आपने जो भी आप नोट बनाते हैं वहां पे एटलीस्ट आप सेव कर लीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक है एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड असेंबलीज। तो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड आपने सुना ही होगा, अगर आपने पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक जो बुक है उसमें, तो आपने पार्लियामेंट से रिलेटेड पढ़ा होगा, उसमें एंग्लो इंडियन जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अभी बिल पास कराया गया है लोकसभा के द्वारा, तो है क्या आखिर। तो इसलिए बिल के तौर पे पास हुआ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट एक्ट वाले सेक्शन में हम लिखेंगे, क्योंकि ये कुछ दिन जब ये एक्ट बन जा रहा है तब ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्ट बन गया, तो वो याद रखना ज्यादा जरूरी है बाकी किसी और चीज को, ठीक है। आर्टिकल्स को भी हम लोग ऐसे रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ का इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट जो है ये सबको आपको रखना होगा, जो कि कीवर्ड है इस टॉपिक का, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि लोकसभा के द्वारा ये बिल पास कर दिया गया कि जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 70 साल 2000 मतलब ये जो एंग्लो इंडियंस को रखने का एक रिजर्वेशन हम एक तरह का रख रहे थे एंग्लो इंडियंस का, 2 सीट का आपको लोकसभा में, ठीक है। तो 2 सीट का जो रख रहे थे रिजर्वेशन, इसका 70 साल एक्सपायर हो जाएगा जनवरी 2020 में, हो ही चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके बाद हम लोग एंग्लो इंडियंस के लिए कोई यहाँ पे सीट नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ हम लोग जो भी हम लोग अभी तक रख रहे थे वो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन टाइप का जो मिल रहा था, ये कहाँ से इनको पावर मिल रहा था, मैंने किससे गवर्नमेंट को पावर मिला और इन्होंने ये किया, तो आर्टिकल 334 है ना, वहां से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ये पावर लेते हुए हमने SC ST के लिए रिजर्वेशन रखा, एंग्लो इंडियंस के लिए भी हम नॉमिनेशन का रिजर्वेशन रखा लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज में। तो ये सब चीज जो अभी तक आ रहा था, तो SC ST के लिए तो अभी भी चलेगा, बट ये जो आपको एंग्लो इंडियंस के लिए है ना, ये यहाँ पे खारिज कर दिया जा रहा है, बोल रहा है कि 25 जनवरी 2020 के बाद हम इसे एक्सटेंड फर्दर नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे इस बिल के तहत लेके आया गया है, ठीक है। थोड़ा एंग्लो इंडियंस के बारे में हम एग्जैक्टली जान लेते हैं क्या है। तो जो एंग्लो इंडियंस है ना, इनका डेफिनेशन आपको आर्टिकल 366(2) में मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन जिनका फादर या जो भी मेल प्रोजिनेटर्स होते हैं ना, मतलब एंसेस्टर या जो भी मेल एंसेस्टर दादा परदादा, अगर वो उनके फादर या कुछ दादा परदादा या उनके भी परदादा अगर यूरोपियन डिसेंट के हैं बट वो नेटिव ऑफ इंडिया थे, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियन। समझ पा रहे हैं क्या है, आपके दादा परदादा जो कि उनके जो है वो यूरोपियंस थे, बट वो नेटिव कहाँ इंडिया में भी काफी सालों तक रहे, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस जो पार्लियामेंट और असेंबली में किस तरह से उनको अभी तक रिजर्वेशन मिलते आ रहा था, तो आर्टिकल 331 के तहत क्या होता था कि प्रेसिडेंट दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे एज अ मतलब MP के रूप में, ठीक है। बट अब क्या हो जाएगा, अब 543 होगा टोटल, अभी तक 545 मेंबर्स रहते थे, अब कितने हो जाएगा 543 हो जाएगा लोकसभा में, है ना। बट ये जो दो मेंबर है ना, ये दो मेंबर को एटलीस्ट अगर इलेक्शन में नहीं जीते, ये जो 543 सीट्स पे जो इलेक्शन होता है इसमें अगर एंग्लो इंडियंस खड़े हुए और वो नहीं जीत के आते हैं, तब जाके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, अगर वो जीत के आ जाते हैं तो नॉमिनेट नहीं करते, ऐसा बात हो, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर के हाथ में भी एक रहता है, एक सीट को नॉमिनेट करना, किसी भी स्टेट का जो रहेंगे तो वो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं, यही आर्टिकल 331 के द्वारा। इसके अलावा 10th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, वहां पे भी लिखा है कि एंग्लो इंडियन जो है वो एक मतलब किसी भी जब उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा तो 6 महीने के अंदर उनको किसी भी पार्टी में ऐसा ज्वाइन करना ही पड़ेगा, उनको एज अ मेंबरशिप लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो ये सब सारे चीज ये यहाँ पे इस आर्टिकल से रिलेटेड जो एंग्लो इंडियंस के बारे में बोला गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जो भी ये 70 साल के बाद जो यहाँ पे एक्सपायर हो करने का जनवरी 2020 में रख दिया गया था और वो हो चुका है, ठीक है। अब जो बचा है वो कितने 543 मेंबर्स ही है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। अगला टॉपिक है दिशा बिल। तो ये हमें स्टेट से न्यूज में लिखेंगे क्योंकि ये आंध्र प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के जो असेंबली है ना, उन्होंने पास कर दिया ये आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019, और किसको अमेंड करते हुए, तो आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इनको इन्होंने अमेंड किया और इसका नया नाम दे दिया आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019। ऐसा क्यों, ये दिशा जो नाम आया ना, ये दिशा नाम उन्होंने लिया जो वेटरिनेरियन थी ना, जो डॉक्टर थी जिनका रेप हुआ था, बहुत ही ब्रूटली मर्डर भी कर दिया गया था, हैदराबाद की थी, जो आपने न्यूज में भी काफी सुना था, और उसके कुछ दिन बाद ही जो वहाँ के SP हैं उन्होंने एनकाउंटर भी किया है उनका,
भले ही कुछ और रीजन था, पर हम तो जानते हैं क्या किस लिए कैसे वो एनकाउंटर हुआ था। तो ये जो उन जो एसपी के द्वारा वो मर्डर हुआ था, वो जो लड़की के साथ इतना कुछ हुआ था ना, इतना ब्रूटली जो भी रेप करने के बाद उसका मर्डर हुआ, तो इससे रिलेटेड उनको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दिशा नाम दिया उस चीज को लेके। और उस लड़की के नाम से ही जो दिशा दिया है उन्होंने नाम, इसी उनके ही नाम से दिशा नाम से एक अमेंडमेंट बिल भी पास कर दिया आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, और इस बिल में क्या क्या दिया जा रहा है कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा ना, अब आंध्र प्रदेश स्टेट में रेप या इस सब से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम का, तो क्या होगा, 7 दिन के अंदर आपको ट्रायल कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब जो भी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन आपको 7 दिन में करना होगा, और 14 दिन के अंदर पूरा ट्रायल भी कंप्लीट कर देना होगा। वर्किंग डेज का कैलकुलेट किया जा रहा है। 7 दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन, 14 दिन में ट्रायल, और टोटल जजमेंट आपको 21 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। उस ऊपर से आपको जो भी अभी जो चल रहा था ना आंध्र प्रदेश या पूरे कंट्री में भी, वो मैक्सिमम 4 महीने तक का टारगेट लिया जाता था कि 4 महीने में आप इस तरह केस को कंप्लीट करिए। बट अब यहाँ 21 दिन का कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसके अलावा ये इसमें ये भी बिल के में लिखा हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिलेगा अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस चिल्ड्रन या उससे रिलेटेड कुछ होता है, तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन 354F के तहत और 354G के तहत आईपीसी है, मतलब इसके अलावा नहीं, सॉरी, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा सेक्सुअल ऑफेंसेस जो चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर होगा, वो सेक्शन 354F और जी के तहत आईपीसी के ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने का इस बिल में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर कुछ हैरेसमेंट का केस होगा ना वुमेन से रिलेटेड, सोशल या डिजिटल मीडिया में, तो 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा। और पहला बार अगर वो किया है इस तरह का आपको हैरेसमेंट, तो 2 साल। उसके दूसरा बार अगर ये कर रहा है तो 4 साल तक मिलेगा। इसके अलावा ये जो चीज डिजिटल मीडिया का जोड़ते हुए जो ये कंसेप्ट लेके आया गया है ना, तो ये तो पहले नहीं था ना, जितनी भी हमारे आईपीसी की धारा है वहां पे तो ये डिजिटल मीडिया से रिलेटेड था नहीं। तो अब इसको लाया जा रहा है अमेंडमेंट करके, सेक्शन 354E विल बी एडेड इन आईपीसी 1860। ठीक है, ये 354E को ऐड किया जा रहा है। ई में क्या लिखा हुआ है कि आप डिजिटल मीडिया के तौर पे भी अगर हैरेसमेंट करते हैं तो आपको ये तरह का मतलब इस तरह का आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इस बिल में ये भी दिया हुआ है कि कैसे करके आपको मेंटेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी आप कंप्लेन कर रहे हैं, या कोई भी क्या ऑपरेशन आपने कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना पड़ेगा, जिसको बोला जाएगा वुमेन एंड चाइल्ड ऑफेंडर्स रजिस्ट्री। और ये रजिस्ट्री जो होगा ना, ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, ताकि कितना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है ना, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, ये सब चीज आपको एकदम आपके मॉनिटर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ना एक स्पेशल पुलिस टीम का भी गठन करेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस टीम। ठीक है, जिनको डीएसपी जो भी होंगे ना, वो इनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेंगे। ठीक है, इस बिल में ये भी बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट एक और काम करेंगे कि एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेंगे, कि अगर रेप से रिलेटेड इशू हुआ ना, तो वो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है ना, वो उसको डिफेंड, उनको वो अपना केस को लेके एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में वो आएंगे। ठीक है, और वो भी स्पेशलाइज्ड होंगे, जो कि एक्सक्लूसिव जो भी जो स्पीडी ट्रायल कोड बनाया जाएगा ना, उसके लिए वो ध्यान देते हुए वो काम करेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। उम्मीद करते हैं इस तरह का स्टेप और भी दूसरे स्टेट्स लेते आएंगे, और जल्द से जल्द ये सब चीज की, क्योंकि सख्त जरूरत है। ठीक है, अगला टॉपिक है, कैन द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा बी इंक्रीज। अब बोला जा रहा है क्या स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा क्या इंक्रीज किया जा सकता है। तो हाल ही में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने उन्होंने कहा कि लोकसभा के जो सीट है ना, उनको 543 से 1000 कर देना चाहिए। ठीक है, 543 से 1000, तो ये न्यूज में इसलिए बनना पड़ा है क्योंकि ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इसीलिए चलिए देखते हैं ये है क्या। तो बोल रहा है कि क्या इस लोकसभा को जो स्ट्रेंथ है वो कैसे करके, मतलब अभी जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जा रहा है, अभी जो 543 है वो कैसे ये 543 रखा गया है। तो आर्टिकल 81 जो है ना, वो बोलता है कि कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा है ना, वो उनको बताना पड़ेगा। और उन वहां पे लिखा हुआ है कि हाउस ना कम से कम 550 इलेक्टोरल मेंबर्स होना चाहिए, जो कि नॉट मोर देन 20 विल रिप्रेजेंट यूटीज। ठीक है, जैसे 550 में 20 कम से कम यूटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल 81 में लिखा हुआ है कि 550 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यूटीज को कम से कम 20 सीट मिलना ही चाहिए आपको लोकसभा में। ठीक है, इसके अलावा ये आर्टिकल 81 एक और चीज भी मैंडेट करता है कि जो नंबर ऑफ लोकसभा जो सीट है ना, हर स्टेट को जैसे जैसे अलॉट किया गया है, वो एकदम रेशियो से मिलना चाहिए पॉपुलेशन का। हर स्टेट का रेशियो और नंबर ऑफ सीट और पॉपुलेशन का रेशियो है ना,
वो हर स्टेट का मतलब एकदम इक्वल होना चाहिए। जैसे यूपी में इतना पॉपुलेशन है और उसके अलावा जो आपको तमिलनाडु में पॉपुलेशन थोड़ा कम है, तो उन वहाँ का मेंबर्स और पॉपुलेशन का रेशियो और यहाँ का तमिलनाडु का आपको पॉपुलेशन और रेशियो का पॉपुलेशन और नंबर ऑफ सीट का रेशियो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे बोला गया, बट यहाँ पे एक्सेप्शन भी इस आर्टिकल के तहत बोला गया है कि कुछ कुछ स्टेट में ना पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है, ठीक है, जहाँ पे मतलब ऐसा देखा गया है कि 60 लाख भी नहीं है पॉपुलेशन। तो वैसे स्टेट्स में ना क्या करना होगा कि एटलीस्ट आप वहाँ पे एक लोकसभा का सीट तो जरूर रखेंगे, ठीक है। तो एक आप देखे होंगे नॉर्थ ईस्टर्न के काफी सारे स्टेट में सिर्फ एक ही सीट है, तो वहाँ पे ये सारे कंडीशन मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी कंपोजिशन है ना, कि इस तरह का सीट से रिलेटेड क्यों बोला जा रहा है कि ये प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी एक्स प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने कहा कि 543 से इसको 1000 क्यों करने का उन्होंने अचानक बात बोला, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ये जो 543 रखा गया था, ये पिछले 1971 के सेंसस के जब उस टाइम में था, वो सेंसस और अभी के जो सेंसस है काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप अगर पॉपुलेशन देखोगे या अभी आप जो आप डेमोग्राफिक देखोगे वो काफी ज्यादा चेंज है कंपेयर टू 1971। तो ये सब के हिसाब से एक जो एक मिनिस्टर होता है ना, उनके ऊपर नहीं कम से कम तो लगभग 10 से 20 लाख का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। एक मिनिस्टर के ऊपर इतना ज्यादा 16 से 18 लाख, देखिए 16 से 18 लाख का जब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है तो वो अच्छे तरीके से अपना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से एफिशिएंट वे में काम नहीं हो पा रहा है इतने मिनिस्टर होने के बाद भी। तो हमें उसको ध्यान देते हुए कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ लोकसभा का जो सीट है वो इंक्रीज करने की बात यहाँ पे यही सारे रीजन को देखते हुए किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन 126 अमेंडमेंट बिल हो ना, वो पास कर दिया गया था पार्लियामेंट से, ताकि रिजर्वेशन ऑफ SC ST एक्ट को जिस तरह से बात हुआ था, जिसमें एंग्लो इंडियंस को कम किया था, तो वो जो 555 था वो 543 हो गया, 545 था जो कि 543 हो गया, जैसे कि अभी हम लोग एक पिछले टॉपिक में ही पढ़े। तो ये भी और सीट को कम ही किया है, ना कि बढ़ाया है। तो ये सब भी एक इशू बन जा रहा है। इसके अलावा कुछ सारे स्टेट्स हैं कि जैसे जब से उन लोग को अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन लोग को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला 1986 में, और भी जैसे नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, उसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे उत्तराखंड, ये सबको मेजर स्टेट्स बनाया गया, बट इनको स्टेट बना के जितना सीट था उतना ही रहने दिया गया, जो कि 1950 में जो था वही चीज अभी भी है। तो ये सब चीज की वजह से वहां पर भी तो स्टेट जैसे जैसे नया स्टेट्स बनाया, अभी जैसे क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर को जब अलग तरीके से वापस जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग किया, तो क्या हो रहा है कि आप वहाँ पे सीट्स का कुछ चेंजेस करने का सोच रहे हैं, ठीक है, डिलिमिटेशन वगैरह ये सब चीज वहाँ पे अभी आने वाला है। तो ये सब जब चीज हो रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं जब अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड या दिल्ली का जब ये गठन हुआ है, मिजोरम का, तभी क्यों नहीं ऐसा हुआ, सीट्स का इंक्रीज क्यों नहीं हुआ उस वक्त, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे अभी आया जा रहा है और उम्मीद किया जा सकता है शायद और अभी सीट्स बढ़े, ठीक है। अगला टॉपिक है उड़ीसा जागा मिशन। तो ये उड़ीसा जागा मिशन उड़ीसा से रिलेटेड, तो हम स्टेट से न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि उड़ीसा ने हाल ही में जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है ना, इसको अभी जीत लिया, ठीक है। और ये एक अवार्ड है, ये ग्लोबल रिकॉग्निशन करता है उनके एम्बिशियस इनिशिएटिव जो कि जागा मिशन है। तो जागा मिशन क्या है अभी हम थोड़ी देर में जान लेंगे। एक और बात आपको पहले बता दूं कि ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट हाल ही में इसे इंडिया जियो स्पेशल एक्सेलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड तो मिला है, ये इंडिया का भी जियो स्पेशल एक्सेलेंस अवार्ड मिल चुका है, तो और भी ज्यादा अच्छा बात है। ये किस लिए मिला ये अवार्ड, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन्होंने ऐसा ऐसा किया जो कि अर्बन पुअर है ना, उनको काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ, ठीक है। जो उड़ीसा के जो अर्बन पुअर है ना, जो शहर में जो गरीब लोग हैं, उनको ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सके ये उड़ीसा इस अपने जागा मिशन के तहत, तो इसलिए ये अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये अब मिशन से रिलेटेड अब थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जागा मिशन है, जागा मींस इज अ सोसाइटी अंडर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा इसका जो कंपोजिशन है ना, ये इसमें जो हेड करेंगे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, वो इनको हेड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एज अ चेयरमैन, मतलब ये जो चीफ सेक्रेटरी है ना, ये इनको चेयरमैन भी है, उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एज मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। ये जो होंगे ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब मेंबर सेक्रेटरी बनेंगे हाउसिंग और अर्बन जो आपको डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वहाँ के, ठीक है। ये स्टेट के रिलेटेड है, यहाँ पे कोई भी सेंट्रल का कुछ चीफ सेक्रेटरी से लेकर कुछ भी यहाँ पे सेंट्रल का नहीं है, तब तो ये क्योंकि ये स्टेट का तो ये मिशन है ना, तो इसीलिए। इसके अलावा जो ये जो जागा मिशन इसका एम एक्चुअली में क्या था, जो मैंने पहले बोला कि ये टेक्नोलॉजी सारे जितने भी स्लम्स है ना, जो भी अर्बन जो भी पुअर है, उनको ये किस तरह से टेक्नोलॉजिकल वे में सपोर्ट करके उनको एनहांस कर सकेंगे, ये इसकी मिशन में यही सब चीज किया गया है, जिनकी वजह से इनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है, ये क्या है एक्चुअली में, ये एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ये लाया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड हैबिटेट, जो कि एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और उन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ करके ये लेके आया, यूनाइटेड नेशन का यूएन हैबिटेट के साथ, जो कि हर साल ये अवार्ड देते हैं। ठीक है, और ये किस फील्ड में देते हैं, जो कि इनोवेटिव, आउटस्टैंडिंग या रेवोल्यूशनरी आइडियाज या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आते हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में देखते हैं, उसके बाद ये अवार्ड देते हैं। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट अवार्ड है जागा मिशन, जो कि उड़ीसा को मिला है। तो ये वर्ल्ड लेवल का अवार्ड है, उसके अलावा इंडियन जियो स्पेशल एक्सेलेंट अवार्ड भी है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है ये मिशन। तो ध्यान रखिएगा, सारे हमने जो भी कीवर्ड है वो भी डिस्कस कर लिया है। तो इस सबको ध्यान देते हुए चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है रोटा वायरस। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है इसी टॉपिक को, बट कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें आ गया था, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसको डिजाइन और डेवलप भारत बायोटेक से रिलेटेड किया था, जो मैंने पिछले बार में टॉपिक में उतने अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाया था। जो जो चीज छूट गया था वो मैं अभी यहाँ पे कर ले रहा हूँ। और ये जो मेन इसका जो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है एक नया रोटा वायरस वैक्सीन, उसका नाम रखा गया है रोटावासी 5D। ठीक है, रोटावैक एक तरह से बोलते हैं रोटावैक 5D। ठीक है, जो कि वाइस वेंकैया नायडू के द्वारा जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भारत बायोटेक इनको बनाया है। इसके अलावा इसका जो मेन बात है, ये जीनस ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इन द रियोवराइट फैमिली। तो ये एक क्या है, रियोवराइट फैमिली का है ये एक वायरस है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रोटा वायरस क्या करेगा, कॉज ऑफ सीवियर डायरिया, ये सब तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। चिल्ड्रेन जो भी 5 साल से कम है उनको ऐसा डायरिया का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो मर जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। इसके अलावा ये 10% ऑफ द टोटल चाइल्ड मोर्टेलिटी है ना हर साल में, मतलब जो 5 साल से कम वाले बच्चे जो मर रहे हैं हमारे देश में, 10% जो मर रहे हैं, वो अगर 100 बच्चे मर रहे हैं किसी और को बहुत सारे रीजन की वजह से, तो उसमें 10% जो रीजन है वो रोटा वायरस की वजह से मर रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है रन थ्रो फ्लाइज। ये रन थ्रो फ्लाइज में बोल रहा हूँ, सॉरी, ये फाइल्स है। रन थ्रो फाइल्स मैकेनिज्म क्या है, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया गया कि एक मैकेनिज्म लेके आए, ताकि वो कैसे जो भी वहाँ पे होता है ना एक ऑफिस से, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होता है, उसमें एक फाइल यहाँ से यहाँ जाता है एक दिन में, यहाँ से वहाँ, एक टेबल से टेबल जाने में आपको 1 से 2 दिन चला जाता है। और आपको कोई अगर एक पर्टिकुलर काम चाहिए तो वो काम करवाने में आपको 1 महीना लग जाता है। ऐसा मैक्सिमम कॉमन पाया गया है गवर्नमेंट ऑफिस में। तो अब ये गवर्नमेंट, ये जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप लिया गया कि वो एक CFMS लेके आ रहे हैं, जहाँ पे वो खुद जो चीफ मिनिस्टर के अंदर में ये मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये बोला जा रहा है कि किसी भी लेवल पे जो भी अगर ये टेबल से, ये बोर्ड से, जो भी ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से अगर अगले डिपार्टमेंट में अगर कोई फाइल गया, तो एक ऑटोमेटेड OTP जाएगा आपके जो भी कस्टमर है उसके पास कि इतने दिन में यहाँ चला गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हर टेबल पे जैसे जैसे ये शिफ्ट हो रहा है ना, तो जो चीफ मिनिस्टर है इसके पास भी इनके पास भी एक पर्सनल वो मॉनिटर कर पाएंगे कि यहाँ यहाँ इतने टाइम में ये टेबल से काम हो चुका है। ठीक है, ये सब चीज इसमें फायदा मिल रहा है। और ये एक सेंट्रलाइज फाइल मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ये रन थ्रू फाइल्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। चलिए देखते हैं और कितने स्टेप्स, कितने सारे स्टेट्स इसको इसी तरह का चीज लेके आ सकते हैं फ्यूचर में। अगला टॉपिक है फ्यूचर स्किल्स। ये फ्यूचर स्किल्स ना विप्रो ने नेस्कॉम के साथ पार्टनर करके ये लेके आया है। ये क्या है, एक तरह से ये विप्रो का एक उनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है उनके तहत लिया है। उनका एक मतलब CSR प्रोग्राम है, टैलेंट नेक्स्ट बोल के। ये टैलेंट नेक्स्ट के अंदर ही उन्होंने फ्यूचर स्किल्स लाया है। उन्होंने मेन इनका अपना थीम रखा है, मैंने एम रखा है कि लगभग 10,000 स्टूडेंट जो कि 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस से वो लेंगे पूरे इंडिया में, और उनको ऐसे लेवल पे ट्रेनिंग देंगे कि उनका जो टैलेंट है ना वो एक तरह से बहुत ही सामने उभर के आए, और स्किल के मामले में बहुत ही अच्छा उनको दे सकेंगे, ताकि वो इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है ना वो अच्छे से फिल कर सके। मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब सिर्फ एकेडमिक में ही ना रह सके, वो एकेडमिक का क्लासेस या जो भी थ्योरीज पढ़ते पढ़ते वो भी जो कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के टच में भी उनको अच्छे से बना सके। ठीक है, और जो कि उनको क्या करेगा, एक तरह से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज और ये सारे जो है ना बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे फील्ड में क्या होगा, ये विप्रो ने क्या करा, ये टैलेंट नेक्स्ट के साथ ये जो अपना CSR प्रोग्राम है इसके साथ ही ये फ्यूचर स्किल को इस लेवल पे लेके जाएंगे कि लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को ये फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, अगला टॉपिक है बैक्टीरियोफेगस। ये बैक्टीरियोफेगस वो मतलब क्या है, ये क्या करता है एक्चुअली में, ये वायरस है जो कि किल करता है बैक्टीरिया को। देख रहे हैं, बैक्टीरियोफेगस नाम है, ये एक वायरस है पर जो कि किल करेगा बैक्टीरिया को। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है इस वर्ड का, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन सकता है यूपीएससी के लिए कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को। तो इसलिए हम इसे लेके, इसलिए मैं स्पेशली इसको लेके आया हूँ ताकि आपको मैं इसके
इसके बारे में थोड़ा हल्का ध्यान दे सको, क्योंकि इसके बारे में आपको इसका फॉर्मूला या इसके जो भी बायोलॉजिकल नाम है ये सब आपको कभी नहीं पूछेगा, आपको बेसिक बस पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेगस क्या है। तो ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। उसके अलावा ये इसके अंदर जो होता है ना इस वायरस, इसके अंदर एक मतलब कैप्सूल होता है, प्रोटीन कैप्सूल है जो कि आरएनए और डीएनए जीनोम के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है, यूबिक्विक वायरस है जो कि जहां भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट होते हैं ना वहां पे इसको ये ला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन लोग को देखा गया है कि पॉसिबल थेरेपी जो भी है ना, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो कि हो जाते हैं, बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी बैक्टीरिया को मारा नहीं जा रहा है, वो सब जगह में क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेगस टाइप का चीज यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक दे आर द वायरसेस दैट कैन किल द बैक्टीरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस टॉपिक का, ठीक है। अगला टॉपिक है, नासा जो है वो हाल ही में जो अल्टीमा थूले है ना उनको उन्होंने रीनेम किया और नाम दिया एराकोथ, ठीक है। ये एराकोथ मतलब क्या है, अल्टीमा थूले क्या है पहले ये मैं बता दूं। तो ये जो सबसे एकदम सबसे फास्टेस्ट जो भी बॉडी है ना जो नासा के द्वारा पाया गया, वो क्या था, अल्टीमा थूले, ठीक है। ये कहाँ है, ये कुपियर बेल्ट है ना, कुपियर बेल्ट जो सबसे लास्ट एक बेल्ट है जो कि पाया गया, उसके बाद वहां से उससे दूर अभी तक कुछ देखा नहीं गया है नासा के द्वारा। तो वहां पे एक बॉडी पाया गया था, तो उनको उन्होंने नाम दिया था थूले, ठीक है, अल्टीमा थूले बोल के नाम दिया था। बट हाल ही में ये जो थूले नाम है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक छोटा मोटा ग्रुप, छोटा मोटा नहीं, एक ग्रुप था जो नेजीज में थे ना, नेजीज जो कि जर्मनी के पास में, वहां पे एक ग्रुप था, उनका नाम था थूले। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इस तरह का नाम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो इशू कुछ हो सकता है, तो बोल के उन्होंने क्या किया, इनका नाम अब थूले से हटा के उन्होंने आरकोथ रख दिया। आरकोथ का मतलब एक तरह से स्काई हुआ, ठीक है। तो उन्होंने इनका नाम थूले से आरकोथ कर दिया, तो इसलिए काफी न्यूज में, क्योंकि ये फारतेस्ट जो भी है ना कुपियर बेल्ट में जो आ रहा है, या आउटर मोस्ट रीजन जो कि सोलर सिस्टम का, वहां पे ये पाया गया है। और ये लगभग 30 किलोमीटर का डायमीटर का है और इरेगुलर शेप है, मतलब ऐसे ऐसे करके शेप है, जो कि एक इरेगुलर शेप का 30 किलोमीटर का डायमीटर है, ठीक है। अगला टॉपिक है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है ना, इसका 6th एशियन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस जो कि लखनऊ में है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जिसका कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ है, तो ये इसलिए ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो गया कि छठा टाइम कुछ हो रहा था और वो हमारे इंडिया में हुआ है, ठीक है। ये क्या है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये एक स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स है, मतलब ट्री का जो रिंग्स होता है ना, जैसे आप पेड़ देखोगे ना, ये पेड़ हुआ, ऐसे तो आप दूर से देखने से आपको लगेगा ये इसका स्टेम, बट आप पेड़ को जब ऐसे करके यहाँ से काटोगे ना, तो इसके ऊपर से जब देखोगे आप, इसका टॉप व्यू अगर लोगे, तो आपको ऐसा ऐसा गोल 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 रिंग दिखेगा, ठीक है, गोल रिंग ऐसे ऐसे करके रिंग दिखेगा, ठीक है। तो इसी के जो स्टडी करते हैं ना उनको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी का ही कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि छठा था, वो कहाँ पे हुआ, तो लखनऊ में हुआ, ठीक है। अगला टॉपिक है जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा, वो है इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन लाइटिंग, आईसॉल, ठीक है। ये आईसॉल से रिलेटेड काफी, मतलब उतना ज्यादा आपको इसके बारे में डीप एनालिसिस नहीं है, बस ये चीज हुआ है और ये किससे रिलेटेड है, कहाँ पे हुआ, ये थोड़ा जानना है। क्योंकि BS6 जो है ना, BS6 जो अभी आया, BS4 से डायरेक्टली हम लोग जंप किए, तो वो आईकेट के द्वारा ही लाया गया। आईकेट उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, आईकेट जो भी है अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको क्लियर आ जाएगा। तो BS6 आईकेट से रिलेटेड था, या ऑटोमेटिव से रिलेटेड था, तो इस चीज को इसलिए हम लोग और भी देख लेते हैं, क्योंकि ये लाइटिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक सिंपोजियम हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। तो ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में लाइटिंग से रिलेटेड कैसे हम और भी बेहतर किया जा सकता है, कम बैटरी या कम चीज यूज करके, तो इसलिए ये लाया गया। तो आईकॉट एक्चुअली क्या है, ये जो ICET है इंटरनेशनल सेंटर, इसके बारे में हल्का आपको बेसिक बता दूं कि इसको, ये है मानेसर में जो कि गुरुग्राम है ना, वहां पे ये आपको लोकेटेड है, जो कि 2007 में बनाया गया था, ठीक है। ये एक लीडिंग वर्ल्ड क्लास ऑटोमेटिव टेस्टिंग जो कि सर्टिफिकेशन और R&D सर्विस प्रोवाइड करता है, ये आईकेट, जो कि किसके अंडर में आता है, ये नेट्रिप है ना, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, मतलब एक बॉडी है, उनके अंदर में ही ये आईकेट आता है, ठीक है। और उन ये सारे तीन जितने मैंने बोला, नेट्रिप, आईकेट, ये सब ही क्या BS4 और BS6 से रिलेटेड इन्वॉल्व थे, कैसे कैसे इनको लेके आना है और क्या क्या, और मतलब मीटिंग उन्होंने किया ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोटिव सेक्टर से, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर नहीं कम से कम तो लगभग 7% ऑफ GDP आपको देता है एक हमारे कंट्री को, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और हाल ही में इसका बहुत ही लो भी हो गया था हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर। तो ये सब चीज जो आईकेट के द्वारा लाया जा रहा है,
तो ये सब चीज़ आप कोट कर सकते हैं। अगर ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड कहीं भी आपको कुछ मेंस राइटिंग हो या इसी राइटिंग में आए, तो ये सब चीज़ आप जस्ट एज अ फॉर जनरल नॉलेज रखिए और कोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, तो ये जो सिंपोजियम हुआ ना, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, प्रोफेशनल्स जो भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोमोटिव लाइटिंग सेक्टर से रिलेटेड थे पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, उन्होंने सामने मिला और जो ऑटोमेशन सेक्टर का जो लाइटिंग का पार्ट है वहां से उन्होंने एक सिंपोजियम किया, ठीक है। और ये जो आईएसओ 2019 का था, उन्होंने स्पेशली इसमें जो एम किया गया था ताकि कैसे करके क्रिएट किया जा सके नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जो कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम अच्छे से कर सके, ठीक है। बस हल्का सा बेसिक था, बस इसका आईकेट से रिलेटेड आपको थोड़ा जानने का था, तो जो मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आज के, अच्छा आज तो खत्म ही हो गया, तो इसी के साथ मिलते हैं कल इसी टाइम में। और आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहिए, कुछ भी डाउट आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं इसके से रिलेटेड आपको सोल्यूशन लेकर जरूर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।